नमस्कार। हम एक बार फिर हाजिर हैं कुछ नई बातों के साथ। आज शेयर बाजार में अडानी के सभी कंपनियों के शेयर गिरे। तकरीबन 11% का नुकसान हुआ। अगर हम पिछले एक महीने का पूरा आकलन करें, जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, तब से अडानी दूसरे नंबर के रईस से अब 25वें नंबर के रईस तक का सफर तय कर चुके हैं और लगातार उनके शेयर्स गिर रहे हैं। बीच में कुछ चीज़ें ठीक हुई, कुछ बाजार बढ़े। कल उनके कुछ शेयर्स बढ़े थे, आज फिर गिरे। और आज उनके शेयर गिरने का एक परिणाम ये भी दिखा कि 900 से ज़्यादा अंक सेंसेक्स के भी गिरे। हालांकि 1000 अंक तक के सेंसेक्स गिरते उड़ते रहते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन अडानी के शेयर्स गिरने से, अडानी की कंपनियों के शेयर्स गिरने से एक पूरा माहौल जो हिंदुस्तान में बना है वो ये बना है कि अडानी की कंपनियां अगर कंगाल हो गई, बर्बाद हो गई, तो शायद देश की इकोनॉमी खराब हो जाएगी, वो कंगाल हो जाएगी। मैं उस पर आज आप लोगों से बात करूंगा। और इसमें बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी पत्रकार हैं जो लगातार इस तरीके की बातों का एक एजेंडा चला रहे हैं, जो लगातार ये कह रहे हैं अडानी मतलब भारत की अर्थव्यवस्था। तो आपको समझना होगा कि अडानी क्या वाकई भारत की अर्थव्यवस्था है, और हैं तो वाकई चिंता की बात है। तो 2-3 बातें, मैं बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगा आपका। देखिए, ये तो तय है कि हिंडनबर्ग सटोरियों की कंपनी है, सट्टेबाजों की कंपनी है। अडानी के शेयर्स गिरा करके उन्होंने अरबों रुपए बना लिए अभी तक। नुकसान हिंदुस्तान के लोगों का और अडानी का हुआ। होता यह है, जब आप किसी भी कंपनी को लिस्टेड कराते हैं शेयर मार्केट में, तो उसका एक जो नियम है, उसके नियम के हिसाब आपके पास 75% से ज़्यादा शेयर्स आपके पास नहीं होने चाहिए। यानी कि आप एक मैक्सिमम 75% तक के शेयर्स अपने पास रख सकते हैं। 25% शेयर्स आपको कम से कम बाजार में फ्लोट करना पड़ता है, तब आपकी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है। बड़ी कंपनियां धीरे धीरे मैक्सिमम शेयर्स डाइल्यूट करती हैं और इसलिए उनका बाजार बढ़ता है। शेयर मार्केट में जो वैल्यू होती है, जिस वैल्यू की वजह से अडानी दूसरे नंबर के रईस बने, उसका मतलब ये नहीं होता है कि उनके पास इतनी सारी संपत्ति है। उसका मतलब ये होता है कि बाजार ने उनकी पूरी नेटवर्थ को, उनकी कंपनियों की ताकत को इतना मापा है। ठीक है, तो अब क्या है, इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है। बहुत ज्यादातर कंपनियां, बड़ी कंपनियां, दुनिया भर की बड़ी कंपनियां अपने पास, इंडिविजुअल अपने पास बहुत कम शेयर्स रखती हैं। धीरे धीरे डाइल्यूट होती जाती हैं और लोगों के पास या कंपनियों के पास या बैंक्स के पास वो शेयर चले जाते हैं। अडानी की परिस्थिति में ये तकरीबन 72% तक के शेयर अडानी के पास है। बाकी कुछ बैंकों के पास हैं और कुछ विदेशी बैंकों के पास हैं। मैंने पहले भी बताया था कि हिंदुस्तान के लोगों के पास अगर जो शेयर उनका मार्केट में है, वो शेयर बहुत कम है। वो 8%, 6 से 8% के बीच में है जो पब्लिक के पास है। तो ये जो शेयर मार्केट का फ्लक्चुएशन है, उसमें पब्लिक का नुकसान तो उतना ही है, लेकिन अडानी का नुकसान बहुत ज्यादा है। अब ये सवाल उठता है कि क्या अडानी के शेयर गिरने से या अडानी के डूब जाने से, मान लीजिए कि कल को उनकी कंपनियां डूब जाती है, तो क्या भारतीय अर्थव्यवस्था डूब जाएगी? जैसा कि आजकल बहुत सारे लोग लगातार यूट्यूब पे वीडियो बना करके, टेलीविजन डिबेट्स में जा करके पूरा एक एजेंडा, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश में लगे। मैं आपको दुनिया के कुछ हिस्सों से आई रिपोर्ट्स का हवाला दे देता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान की रिपोर्ट्स और हिंदुस्तान की बातें तो आपको पसंद आती नहीं है। तो दुनिया के ही कुछ दूसरे हिस्सों के रिपोर्ट्स को मैं आपके सामने रख देता हूं। फैसला आपको करना है, समझना आपको है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया से हम शुरू कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की अगर सरकार की वेबसाइट पे जाएंगे तो उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है और वो ये कहते हैं कि 2025 तक पूरी दुनिया में काम करने वाले कामगार जो होंगे, काम करने वाले लोगों में हर 5वां व्यक्ति हिंदुस्तानी होगा 2025 में, सिर्फ 2 साल बाद। यानी कि जितने लोग
काम कर रहे हैं उसमें हमारी हिस्सेदारी 1/5 की होने वाली है। तो लगभग हम आसपास होंगे। तो जब हम काम करेंगे तो उसका परिणाम निकलेगा, पहली बात। दूसरी बात, वो ये भी कहते हैं कि 2030 तक 85 करोड़ भारतीयों के पास तकरीबन इंटरनेट की सुविधा होगी। यानी कि हम एक तरफ से कहीं ना कहीं वो विकास की गति पर भी हम सवार हैं जहां हम धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। तीसरी बात, वो कहते हैं कि 2035 तक भारत के 5 बड़े शहरों की जो इकोनॉमी है वो दुनिया के मिडिल क्लास देशों के बराबर की इकोनॉमी होगी। मतलब कि हमारी अर्थव्यवस्था अगर 2035 तक वो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें अडानी शामिल तो रहे होंगे, लेकिन अडानी पर ही आश्रित सारी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की नहीं होगी। अब आइए वर्ल्ड बैंक पे। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि 2030 तक ऐसा माना जा सकता है कि हिंदुस्तान तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की हो जाएगा। हम ब्रिटेन को पहले भी छोड़ चुके हैं पीछे। हम जर्मनी और जापान को छोड़ करके हम सबसे ऊपर चले जाएंगे। यहां एक कैच है, यहां एक समस्या ये आती है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी क्या और कितनी बढ़ेगी, उस पर हम लोगों को थोड़ा गौर करना होगा। उस पर मैं अभी आऊंगा। एक कंपनी है जो एजेंसी है S&P एंड जो उनके साथ बाजार का जो सर्वे करती है, तो वो कंपनी, उस कंपनी की अगर हम रिपोर्ट देखें, उनका एक सर्वे देखें, तो चाहे S&P ग्लोबल हो या मॉर्गन स्टैनली, ये दोनों ये कहते हैं कि 2031 तक भारत की जीडीपी जो आज है इसकी तुलना में दोगुनी हो जाएगी। ठीक है। अब ये सब लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, ये बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी एजेंसियां, वर्ल्ड बैंक, दूसरे देश, इस तरीके की परिस्थितियों के हिसाब से, अच्छा ये सब लोग क्या कह रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा, ये कहा कि आने वाले 2 दशक तक हिंदुस्तान से बढ़िया हमारे लिए स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनर कोई और देश नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान में संभावनाएं उनको बहुत दिखती हैं। अभी जनवरी में, पिछले महीने 16 से 20 जनवरी में दावोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ, वहां जो उसके फाउंडर और जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं क्लास श्वाब, उन्होंने कहा कि इंडिया इज ब्राइट स्पॉट। तो एक तरफ पूरी दुनिया में अलग अलग स्थिति में अलग अलग एजेंसियां, सरकार, कंपनियां या एनालिसिस करने वाले लोग आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत अर्थव्यवस्था के तौर पर देख रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ये कैसे होगा। तो फिर हम आते हैं अब प्रोडक्शन की तरफ, क्योंकि देखिए वर्क क्लास के बारे में तो ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट से पता चलता है कि चलिए हर 5वां व्यक्ति हम होंगे जो हम काम कर रहे होंगे। वैसे भी सर्विस सेक्टर हमारा सबसे मजबूत है, हम दुनिया भर के लोगों के लिए एक लेबर क्लास तो है ही आज की तारीख में। अब सवाल उठता है कि हमारा उत्पादन किस तरीके से होगा। उत्पादन में क्या है कि अगर हम टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की बात करें, बिजली की बात करें, खनन की बात करें, तो पिछले 1 दशक में और उसके पहले के 1 दशक में रफ्तार कहीं भी कम नहीं हुई। यानी पिछले 20 सालों में अगर हम 10 साल मनमोहन सिंह की भी देख लें और 9 साल मोदी जी की भी देख लें, तो ये पूरे 20 सालों में लगातार हमारी तरक्की बढ़ती गई और रफ्तार ज्यादा है। अब आज देखिए क्या है, हमारा पर कैपिटा इनकम तकरीबन 1.97 लाख, मतलब 2 लाख रुपए पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? किसी भी देश या राज्य की पूरी कमाई को वहां के देश की जनसंख्या के हिसाब से हम डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद जो पैसा निकलता है उसको हम मानते हैं कि ये पर कैपिटा इनकम है। तो पर कैपिटा इनकम हमारा कैसे तय होता है? क्योंकि हमारी जो कमाई होगी हमारे देश की कमाई कैसी होगी? टैक्सेशन सबसे बड़ा जरिया वही है, और प्रोडक्शन जो भारत सरकार के प्रॉफिट होंगे। इन सारी कमाइयों के हिसाब से अगर हम देखें तो आज हम 1.97 लाख, मतलब तकरीबन 2 लाख रुपए तक पहुंच चुके हैं पर कैपिटा इनकम में, जो 10 साल पहले तकरीबन 80,000 रुपए था। तो हम 2 गुना से ज्यादा का सफर तय कर चुके हैं। उसके 10 साल पहले वो और कम था, वो तकरीबन 50-55 हजार रुपए था। तो धीरे धीरे हम इस स्थिति में आ रहे हैं। तो आपको
मेरा ये कहना है कि आपको कहीं भी किसी भी तरीके से इस बात की चिंता नहीं करनी है कि अडानी के डूब जाने से देश डूब जाएगा। ये जो नैरेटिव इस देश में कुछ पत्रकार, कुछ बुद्धिजीवी जो फैला रहे हैं, उससे सतर्क होइए, क्योंकि अगर उसके झांसे में आएंगे तो आपके फैसले गलत होने लगेंगे। हाँ, ये जरूर है कि ये नजर तो होनी चाहिए कि आखिर किसी भी कंपनी की इतनी तेजी से अगर संपत्ति बढ़ती है तो उसकी जांच क्यों नहीं होती है, और होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये सवाल आप अपने एजेंसियों से पूछिए, उन पे सवाल खड़े करिए। लेकिन अडानी के डूब जाने से हम तो चलिए डूबे या नहीं डूबे वो तो भविष्य की बात है, लेकिन अगर बुरी स्थिति में अगर डूब भी जाते हैं तो उससे देश की एक अर्थव्यवस्था डूब रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत सारे फैक्टर्स जिसमें उत्पादन, कृषि, बहुत सारी चीजों पर निर्भर है, तो ये ऐसा होने नहीं जा रहा कि हम डूबने जा रहे हैं। पहले एक आखिरी बात और, हमको ये समझना होगा कि ये जो पूरी परिस्थितियां बन रही हैं, इसमें अडानी की कंपनी भी डूबने नहीं जा रही, क्योंकि उत्पादन में उनकी कंपनी बहुत आगे तक इन्वॉल्व है, हवाई बाजार में नहीं है। तो जब आप प्रोडक्शन में होंगे तो आपकी कंपनी का नुकसान कम हो जाएगा। अगर आपको बात समझ में आती है, आपके सवाल हो तो आप जरूर पूछिए। हम फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे, नई बातों के साथ।